हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हैं अपने चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी 9th पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उन सब की वीडियोस आपको वहाँ दिख जाएंगी। ठीक है, तो पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस चैप्टर की पहली 2 वीडियोस जो हैं वो देख लें, क्योंकि जब तक आप वो भी नहीं देखेंगे आपको ये आगे कभी समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जो रीकैप है मैं आपको दे देती हूँ। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर इलेक्शन जो है वो कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, 2 तरह से होते हैं, एक जनरल इलेक्शन होते हैं, एक बाई इलेक्शन होते हैं। देन मैंने आपको बताया था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, वोटर लिस्ट जो है जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है इन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसके बारे में बताया था कि कैसे जो पर्सन्स हैं उनको लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है और कैसे उनको लिस्ट से रिमूव किया जाता है, क्यों किया जाता है, उन सब के बारे में बताया था। ठीक है, फिर मैंने जो है वो आपको बताया था कि क्यों जो है वो मतलब किस तरह से जो इलेक्शंस है, जनरल इलेक्शंस किस तरह से होते हैं और बाई इलेक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं, उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन कैसे होती है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, कैंपेनिंग कैसे की जाती है इलेक्शंस के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक आज का हमारे पास है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता है उसके बारे में बताया है। तो जैसे इन्होंने बोला कि जैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन, या आपको ये बोला है कि जैसे आपने ऊपर पढ़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में पीपल जो हैं उनके पास रियल चॉइस होनी चाहिए, और वो रियल चॉइस उनको तभी मिलेगी जब ऑलमोस्ट उनके ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी एक इलेक्शंस को कंटेस्ट कराने के लिए। ठीक है, उनके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जाएगी इलेक्शंस को करने के लिए या करवाने के लिए, और यही हमारा सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारे ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई जाती हैं। कोई भी पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो वोट कर रहा है वो भी इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन रहती है। उस पर्सन की एज जो है वो 25 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वो 25 ईयर्स का होना चाहिए। एक बंदा जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है उसकी एज होगी 25। ठीक है, और जो वोट देता है उसकी एज होती है 18 या 18 प्लस, बोल सकते हैं 18 से अबव या 18 प्लस होना चाहिए जो वोट देता है। और जो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 होनी चाहिए। और कुछ और कंडीशन होती हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, वो अपना कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट करती हैं, नॉमिनेट करती हैं, और पार्टी जो है वो उसको क्या करती है, अपना सिंबल और सपोर्ट देती है। पार्टी की जो नॉमिनेशन है उसको पार्टी टिकट बोला जाता है। दैट मीन्स कि पार्टी किस तरह से अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर रही है एक टिकट दे के। जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी का कैंडिडेट कोई खड़ा हुआ है, बीजेपी पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो बीजेपी की पार्टी जो है वो उसको एक टिकट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिस तरह से वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा इलेक्शंस को में खड़े होने के लिए। आगे क्या बोला जा रहा है, हर पर्सन जो चाहता है कि वो इलेक्शन करवाए उसको क्या करना पड़ता है, या इलेक्शन करवाए इन द सेंस कि इलेक्शंस में खड़ा हो या अपने लिए वो इलेक्शंस लड़ना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और कुछ पैसा जो है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा करवाना पड़ता है। देन उसके बाद क्या बोला है कि रिसेंटली एक नया सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हर एक कैंडिडेट को अपनी लीगल डिक्लेरेशन, दैट मीन्स कि अपनी फुल डिटेल्स जो है वो देनी होंगी, जिसमें उसको बताना होगा कि उसके ऊपर किसी भी तरह का सीरियस क्रिमिनल केस जो है वो पेंडिंग नहीं है। ठीक है, उस कैंडिडेट के अगेंस्ट जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसके पास उसको डिटेल्स देनी होंगी, कितना पैसा है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हो गया, कितना उसके पास पैसा है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ होगी कि उसके ऊपर कर्ज कितना चढ़ा हुआ है उस कैंडिडेट के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद उसको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। फिर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये पब्लिकली जो है वो ली जाती है, सो दैट के जो वोटर्स होंगे, जो उस बंदे को, उस कैंडिडेट को जो नॉमिनेट हुआ है इलेक्शन के लिए, जब वो उसको वोट देंगे तो वो अपना डिसीजन जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको वोट दें, उस कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उस वोटर्स जो हैं वो उस कैंडिडेट को वोट दें। अब क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, तो किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मतलब नहीं यहाँ मानी गई है। फिर यहाँ पे ये सवाल क्या है कि अगर एक आप बात करें किसकी, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी जॉब की, तो वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कंपलसरी है, तो वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी इन इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन में जब एक पर्सन जो है वो खड़ा हो रहा है तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्यों नहीं है, तो ये जो है ये इसलिए बोला गया क्योंकि
जो पर्सन इलेक्शंस के अंदर आएगा तो उसका पढ़ा लिखा इतना होना ज़रूरी नहीं है, बट उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को या अपने पब्लिक को जो है वो ट्रीट करेगा। क्योंकि जब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये नीड लगी, क्योंकि जिस समय पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जिस समय पे ये सारी चीज़ें जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई, तो उस समय पे मैक्सिमम लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। और अगर ऐसा होता कि अगर उस समय पे एक क्वालिफिकेशन जो थी वो रख दी जाती तो बहुत सारे उस समय पे 90% लोग जो थे वो इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं हो पाते। दैट इज़ वाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो ज़रूरी नहीं रखी गई, ताकि एक बंदा जो है वो इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सके। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताई हुई है। ये आपका इलेक्टोरल रोल है, दैट मीन्स ये नॉमिनेशन फॉर्म है, इसमें सारी डिटेल्स वगैरह भरनी होती है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया है इलेक्शन कैंपेन के बारे में कि इलेक्शन कैंपेन जो है, कैंपेन का मतलब होता है ये जैसे मोर्चे वगैरह निकाले जाते हैं ना इलेक्शंस के दौरान, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेन पर्पस है इलेक्शन का वो ये है कि वो पीपल्स को चांस देता है, लोगों को चांस देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, अपनी गवर्नमेंट को चुने और उन पॉलिसीज़ को वो चुने जिनको वो मतलब वो देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है किस तरह की पॉलिसीज़ लेके आएगा। देयरफॉर ये बहुत ज़रूरी है कि फ्री और ओपन डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। उस रिप्रेजेंटेटिव को मतलब अच्छे से समझने के लिए क्या होना चाहिए, एक फ्री एंड ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से समझ सकें। विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी जो है वो अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है और कौन सी पार्टी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी के साथ सामने आएगी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, और यही सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम पे की जाती हैं, जब जो रैलीज वगैरह हैं, कैंपेनिंग वगैरह जो है वो की जाती है। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर ऐसी जो कैंपेन्स होते हैं वो 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग, यानी कि अगर आप देखिए यहाँ बात करें, ये पोलिंग यानी कि यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं, और ये जो है आपका अनाउंसमेंट यानी कि इस टाइम पे जो है वो क्या कर दिया है, ये बता दिया है कि कौन विनर है। इस दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, 2 वीक्स का जो टाइम होता है, ठीक है, लगभग 14 दिन का जो टाइम होता है। इन 14 डेज़ के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, इलेक्शंस की कैंपेनिंग करते हैं, जिसमें वो अलग अलग स्लोगन्स के साथ आते हैं, अलग अलग टाइटल्स के साथ आते हैं। ठीक है, नारों के साथ आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, अपने वोटर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने इलेक्शन मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मोबिलाइज करती हैं अपने अपने सपोर्टर्स को। इस समय पे क्या होता है, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पे आप जो है वो देखेंगे कि किस तरह से मतलब उनकी स्टोरीज़ और उनकी डिबेट्स के बारे में आप सुनते हैं। ठीक है, जब इलेक्शंस का टाइम आने वाला होता है या जब इलेक्शन कैंपेनिंग की जा रही होती है, तो उनकी जो भी कैंपेनिंग वगैरह होती है वो टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में, रेडियो वगैरह में जो है वो दिखाई जाती है। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन है वो सिर्फ इन 2 हफ्तों के लिए नहीं जो है वो लिमिटेड, मतलब इन 2 हफ्तों के बीच में ही नहीं रहती। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कुछ महीने पहले ही क्या करने लगते हैं, इलेक्शंस की प्रिपरेशन करने लगते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, इन इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगी कि वो पब्लिक की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ खींचे। दैट मीन्स कि वो बड़े बड़े इश्यूज़ जो होते हैं पब्लिक के, जैसे कि मतलब कोई भी इशू हो सकता है, उन इश्यूज़ को लेके सामने आए जिससे पब्लिक की अटेंशन जो है वो उनको मिले। वो चाहेंगे कि लोग जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और क्या करें, उनको वोट दें, सो दैट कि उनकी पार्टी जो है वो क्या करे, जीत सके। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स। कुछ स्लोगन्स का मतलब होता है नारे। देख चलो यहाँ पे आपको कुछ नीचे स्लोगन्स दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वो स्लोगन्स दिए गए हैं। जब इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करवाए जा रहे थे उस समय डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने अपने अपने स्लोगन्स दिए थे। जैसे अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। इंदिरा गांधी का स्लोगन था गरीबी हटाओ, दैट मीन्स रिमूव पॉवर्टी। तो इन्होंने क्या किया था, लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे 1971 में, इन्होंने जो था वो एक स्लोगन दिया था कि भाई मैं जो हूँ वो क्या करूँगी, गरीबी हटा दूंगी। अगर आप लोग मुझे वोट करोगे तो जब मेरी गवर्नमेंट बन जाएगी तो मैं क्या करूँगी, गरीबी को हटा दूंगी। लेकिन इनके सारे जो प्रॉमिसेस थे ये जीत तो गए। 1971 में इनकी सरकार तो आ गई, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह का अपना जो ये वादा था या प्रॉमिस था इसको पूरा नहीं किया। ये पॉवर्टी को कंट्री से हटाने में नाकामयाब रहे। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लेके आ पाए। इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो इन्होंने नेशनल इमरजेंसी भी लगाई थी, इन्होंने हमारी डेमोक्रेसी भी जो थी वो भी छीन ली थी। ठीक है, अगर आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में पता होगा तो। उसके बाद जो था
सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाया जाए, ये स्लोगन था जनता पार्टी का, जिसको जिसको किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जो थे वो जनता पार्टी के लीडर थे। और लोकसभा इलेक्शन ये हुआ था 1977 में। 1977 में जो लोकसभा के अंदर इलेक्शंस हुए थे उसमें जयप्रकाश नारायण जो थे वो एक स्लोगन के साथ आए कि भाई मैं क्या करूँगा, डेमोक्रेसी को बचाऊंगा। तो इस डेमोक्रेसी को बचाने के नाते जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको वोट किया, इनकी भी सरकार बन गई थी और इन्होंने इमरजेंसी को क्या किया था, वापस से रिस्टोर किया था। जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी उसको इन्होंने रिस्टोर किया था। फिर उसके बाद एक और पार्टी आई, लेफ्ट फ्रंट पार्टी, जो जिसने क्या किया, लैंड टू द टिलर। टिलर वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, लैंड को जोतते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी कल्टीवेशन की जाती है। तो जो लेफ्ट फ्रंट के लोग थे या लीडर्स थे या नॉमिनीज थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि भाई हम अगर हम इलेक्शंस में जीत जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, टिलर्स को लैंड जोतने वालों को उनकी लैंड जो है वो दिलवाएंगे। 1977 में भी इनकी सरकार आई थी। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। तेलुगुस की सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान जो है उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये स्लोगन जो था वो यूज़ किया गया था टी रामाराव के द्वारा, जो लीडर थे तेलुगु दिसाम पार्टी के आंध्र प्रदेश के अंदर। और इनके इलेक्शन जो थे वो 1983 में कंडक्ट हुए थे। तो इन डेमोक्रेसी के अंदर इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स द वे दे वांट टू। दैट मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके कैंडिडेट्स को जो है वो फ्री छोड़ देना चाहिए, सो दैट कि वो अपने इलेक्शन जो है वो अपनी तरह से कंडक्ट करवा सके जिस तरह से वो करवाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इट इज़ नेसेसरी टू रेगुलेट। कई बार ऐसा होता है कि उनके ऊपर जो है उनके कैंपेन्स के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं उनको फेयर एंड इक्वल चांस जो है वो मिलना चाहिए। दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है उनको फेयर एंड इक्वल चांस नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई हमारी जो इलेक्शन कमीशन है या जो इलेक्शन लॉ है उनके अकॉर्डिंगली कुछ पर्सनस जो हैं उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ पार्टीज़ और कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने कुछ इन द सेंस के वो पार्टीज़ और वो कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है या जो इलेक्शन में खड़े हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो इलेक्शन लॉ को क्या करेंगी, वॉयलेट नहीं करेंगी। इलेक्शन जो आपकी इलेक्शन लॉ है या इलेक्शन बॉडी है जो जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती हैं, उन्होंने कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि उन कैंडिडेट्स को, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं करनी होती है। दैट मीन्स के ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, जैसे कि इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो इलेक्शन कैंपेन में कुछ जो लीडर्स होते हैं या कुछ नॉमिनीज जो होते हैं जो नॉमिनेट हुए हैं अपनी इलेक्शंस के लिए, वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं या लोगों को डराते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैक्सिमम जगहों पे होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ये चीज़ जो है वो गलत है इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंगली। उनको कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे आप उनसे जो है वो वोट नहीं मांग सकते। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते कैंपेनिंग के टाइम पे, यानी कि गवर्नमेंट के पैसों को आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे ये जो नंबर है ये तो बढ़ा दिया है, ठीक है, अब करोड़ों में चला गया होगा, ये आप देख लीजिएगा। तो लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं उनके पास इतना पैसा होना चाहिए, वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर वो इतना पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है। ये आप नंबरिंग जो है वो देख लीजिएगा। देन उसके बाद क्या बोला गया है, इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके इलेक्शन जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उनको जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो जिस तरह से इलेक्शन लॉ ने अपनी चीज़ें बताई कि उनको ये नहीं करना चाहिए, उसी तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। कोड ऑफ कंडक्ट्स यानी कि उनके भी कुछ रूल्स और उनकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू वो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट जो है वो ये नहीं कर सकता कि वो क्या कर सके, एक वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप को यूज़ करे इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए, यानी कि किसी भी धर्म स्थान में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट के व्हीकल्स को, एयरक्राफ्ट्स को, ऑफिशियल्स को इलेक्शंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, जब एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं कि भाई इतने टाइम में इलेक्शन जो है वो किए जाएंगे, तो कोई भी मिनिस्टर जो है वो किसी भी तरह की प्रोजेक्ट्स को, किसी भी तरह की पॉलिसीज़ को जो है वो नहीं जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता। दैट मीन्स के कोई पॉलिटिकल लीडर उस टाइम ये नहीं बोलेगा कि मेरे वार्ड की मेरी स्टेट की रोड ख़राब है तो मैं उस स्टेट को बनाऊँगा, मेरी स्टेट के अंदर जो है वो लोग गरीब हैं उनको मैं राशन बांटूंगा। तो कोई भी स्टेट जब इलेक्शन से एक बार अनाउंस हो जाएंगे तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो किसी भी तरह के डिसीजंस जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, किसी भी तरह की पॉलिसीज़ नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। आगे बोला गया है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग यानी कि वोट कैसे होते हैं और वोट्स की काउंटिंग जो है वो कैसे मतलब की जाती है उसके बारे में बताया है। जो फाइनल स्टेज होता है इलेक्शन का वो दिन होता है जिस दिन वोटर्स कास्ट क्या करते हैं, अपने वोट्स जो है वो डाल के आते हैं। दैट डे इज़ यूजली कॉल्ड, उस दिन को क्या बोला जाता है, इलेक्शन डे। जिस दिन वोटर्स अपने वोट डाल के आते हैं उस दिन को इलेक्शन डे बोला जाता है। हर एक पर्सन जो है जिसका नाम वोटर लिस्ट पे होता है वो अपने पोलिंग बूथ के जहाँ पे भी उनका पोलिंग बूथ होता है उनके पास जाता है, ठीक है। उनके और वो पोलिंग बूथ जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे लोकेटेड होते हैं,
लोकल स्कूल्स में या गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। वहाँ पे वो जाएगा और वहाँ पे जाके अपना वोट जो है वो दे के आएगा। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब वो वोटर जो है, जो वोट देने वाला है, वो उस बूथ के अंदर चला जाता है, उस स्कूल या उस गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर चला जाएगा वोट देने के लिए, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होंगे वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी उंगली पे जो है वो निशान लगाएंगे और उसको अलो करेंगे कि वो अपना वोट जो है वो दे सके। एक एजेंट जो होगा हर एक कैंडिडेट का, ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड, ठीक है। हर एक पार्टी का कैंडिडेट का एक जो एजेंट होगा उसको जो है वो अलो किया जाएगा कि वो पोलिंग बूथ के अंदर जो है वो बैठे और वो ये देखे कि वोटिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो रही है कि नहीं। तो ये बोला हुआ है, आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर अवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए जितने भी इलेक्शंस है क्या वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये इलेक्शन रिजल्ट बताया हुआ है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का। बताया हुआ है कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, कौन सी पार्टी से खड़ा हुआ था, कितने वोट्स उसको मिले थे, कितने % वोट्स मिले थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। आगे क्या बोला हुआ है कि जब वो वहाँ पे वोटर चला जाएगा, उसके हाथ पे निशान लगा दिया जाएगा और उसको वोट देने के लिए अलो कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पे एक एजेंट को बिठा दिया जाता है। फिर क्या है, अर्लियर द वोटर यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट टू फॉर बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या होता है, एक तरह का कागज़ होता है, उस कागज़ के ऊपर सबके नाम लिख दिए गए होते हैं, या सिम्बल्स, नाम या सिम्बल्स बोल सकते हैं, सिम्बल्स बना दिए गए होते हैं। और वो क्या करेगा, उन सिंबल्स के आगे जाके ठप्पा लगा के आता है और फिर उस ठप्पे को, उस पेपर को क्या कर दिया जाता है, एक सिक्योरिटी बॉक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये आ गई है, इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। इस मशीन के आगे क्या होता है, सिंबल्स बना दिए गए होते हैं, जैसे कि ये डिफरेंट सिंबल्स जो है यहाँ पे बना दिए जाएंगे। जैसे ये जो आपका लोटस हो गया, ये आपका हाथ हो गया, झाड़ू हो गया, मतलब अलग अलग तरह के सिंबल जो है वो बना दिए जाते हैं और इन सिंबल्स के आगे जो है ये बटन्स लगा दिए जाते हैं। तो वोटर जब वो अंदर जाएगा उस मशीन के ऊपर क्या करेगा, जिस भी पार्टी को वो वोट देना चाहता है वो उस सिंबल के आगे क्या करेगा, उस जो भी बटन होगा उस सिंबल के आगे उसको पुश कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नाम वगैरह इसलिए नहीं मेंशन किया गया होता है बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं आज भी अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई सिंबल्स को देखकर वो क्या करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ आगे बोला गया है, जैसे ही पोलिंग जो है यानी कि वोटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, जितनी भी ईवीएम्स है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है उनको सील कर दिया जाता है और उनको एक सिक्योर प्लेस में रख दिया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या है, एक फिक्स डेट की जाती है और उस दिन ईवीएम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर खोली जाती हैं और जितने भी वोट सिक्योर, जितने भी कैंडिडेट्स ने वो वोट्स लिए होते हैं उनके वोट्स को काउंट किया जाता है। फिर क्या करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स के, जो भी नॉमिनेशन के लिए खड़े हुए थे, जो भी इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे, वो उनका वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो वहाँ देख सकें कि जो वोटिंग जो काउंटिंग हो रही है वोट्स की वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, सही तरीके से हो रही है कि नहीं। कैंडिडेट्स जो भी ज़्यादा नंबर से वोट लेके जीतता है उसको जो है वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जनरल इलेक्शंस के अंदर जितने भी मतलब वोटिंग वगैरह होती है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सेम डे में सेम टाइम पे होती हैं। चैनल्स, टेलीविज़न चैनल्स, रेडियोज़, न्यूज़पेपर्स वो क्या करते हैं, इन इवेंट्स को रिपोर्ट करते हैं। विद इन फ्यू हॉर्स ऑफ काउंटिंग, कुछ ही काउंटिंग के कुछ ही घंटों में रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि अब नई गवर्नमेंट जो है वो कौन सी बनने वाली है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। ये है आपका व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। कौन सी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शंस को इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ठीक है। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का जो आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।